गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। और हम देखेंगे आज हिंदी के बारे में। और हिंदी जो है, आप जानते हो हिंदी एक भाषा है जो बहुत ही उपयोगी होता है प्रतियोगिता परीक्षा में, जो बहुत सारे एग्ज़ामों में आता है। तो हिंदी में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है भाषा एवं उसका विकास, या उसका स्वरूप कह सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाषा के बारे में कि भाषा होती क्या है। आप सब जानते हो कि भाषा जो शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है। किससे बना है? संस्कृत की भाष धातु से बना है। अब भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना, बताना या व्यक्त करना, ये इसके अर्थ होते हैं। तो बात करते हैं कि धातु क्या होती है। धातु क्या होती है? तो धातु से अर्थ समझ में आता है कि धातु होता है मूल हिंदी का शब्द। धातु होता है मूल शब्द। क्या होता है? मूल शब्द होता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह शब्द क्या है। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग कि जो भाषा है वो विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। अगर हम लोग एक निश्चित एक आंकड़ों में बात करें तो 2796 भाषाएं वर्गीकृत हैं। इसमें लगभग 2796 भाषाओं को 12 परिवारों में बांटा गया है। 12 परिवार देखने को, जैसे भारोपीय परिवार हो जाता है, द्रविड़ हो जाता है, हेमेटिक होता है आपका, और ऑस्ट्रिक हो जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे परिवार हो जाते हैं, इनकी संख्या कुल 12 होती है। ये विश्व में होती है। आगे बात करते हैं तो भाषा का सबसे प्राचीन रूप क्या है? तो ऋग्वेद संहिता के रूप में मिलता है। ऋग्वेद संहिता में मिलता है। और बात करें भारत की प्रथम देश भाषा क्या है, तो प्रथम देश भाषा क्या है? पाली है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पुरानी प्राकृत भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जो भाषाएं थी, तो भाषाओं का सर्वेक्षण सबसे पहले किसने किया? तो भारत में भाषाओं का सर्वेक्षण किसने किया? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1894 ईस्वी में किया था, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। उन पुस्तक का नाम था द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इन पुस्तक में भाषाओं का सर्वेक्षण किया। ठीक, आगे बात करते हैं कि जॉर्ज अब्राहम के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं थी। तो भारत में 179 भाषाएं थी, जिसमें 544 बोलियां और 179 भाषाओं का वर्गीकरण है। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग कि सबसे पहले भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्या? भाषा किससे मिलकर बनती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, जिसे ध्वनि भी कहते हैं। अब वर्णों के जो वर्ण होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर बात की जाए कि दूसरी इकाई कौन सी होती है, तो दूसरी इकाई क्या कहते हैं? जिसे शब्द कहते हैं। बात करते हैं तीसरी इकाई की। तीसरी इकाई किसे कहते हैं साहब? वाक्य कहते हैं। ठीक, आगे आते हैं हम लोग कि साहब भाषा होती क्या है। भाषा के बारे में बता दिया कि सर संसार में इतनी सारी भाषाएं होती हैं, इनका विकास यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ सर्वेक्षण होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो भाषा की सर परिभाषा कहेंगे तो क्या? तो भाषा वह माध्यम होता है जिसमें व्यक्ति अपने मन के विचारों को और भावों को दूसरों तक पहुंचाता है। दूसरों तक पहुंचाता है। अब दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम क्या होगा? या तो किसी व्यक्ति को बोलकर बताएगा, और या तो क्या किसी व्यक्ति को लिखकर बताएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? आप उसे हम भाषा का रूप देंगे। भाषा के इसी प्रकार जब हम बोलकर और लिखकर व्यक्त करते हैं तो इससे भाषा के दो भेद प्राप्त होते हैं। दो भेद कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है आपका मौखिक भाषा, और दूसरा कौन सा होता है साहब? लिखित भाषा। ठीक, आगे बात करते हैं हम कि साहब सबसे पहली चीज की मौखिक भाषा होती क्या है। तो मौखिक भाषा के बारे में जान लें। मौखिक से समझने में ही आता है मुख से। ठीक, तो मुख से क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने बोलकर व्यक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहा जाता है। और मौखिक भाषा यह कैसा होता है? यह भाषा का अस्थायी रूप होता है। अस्थायी रूप मतलब ये होता है कि हम मुख से कुछ बोल देते हैं और अगले ही क्षण हम कुछ और बोल देंगे, तो हमें इसका कोई भी एक रूप प्राप्त नहीं होता है, जिससे हम इसको कह सकते हैं कि वो एक अस्थायी रूप है। पूछा जाता है कि भाषा का अस्थायी रूप क्या है, तो भाषा का रूप स्थायी रूप होता है। भाषा का अस्थायी रूप क्या है? तो साहब मौखिक भाषा है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं सबसे पहली चीज लिखित भाषा। मौखिक भाषा के बारे में जान लिया हमने। अब लिखित भाषा के बारे में जानते क्या होती है। तो लिखित भाषा क्या होती है कि जब प्राणी अपने मानसिक विचारों और भावों को लिखकर व्यक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिखित भाषा कहते हैं।
यह भाषा का रूप कैसा होता है? स्थायी रूप होता है। जैसे आपने देखा होगा पुराने ग्रंथ थे, प्राचीन आपके इतिहासकार लिखा हुआ है, जो किस भाषा में लिखा हुआ है? लिखित भाषा में लिखा हुआ है, क्योंकि इसके साक्ष्य हम लोग देखने को भी मिलते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। सबसे पहले भाई भाषा के बारे में जान लिया, भाषा क्या होती है। तो भाषा को पहचानेंगे कैसे कि ये हिंदी है, अंग्रेजी है, तमिल है, उर्दू है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, किस प्रकार से पूछेंगे? तो उनको पहचानने का जो तरीका होता है वो लिपि के माध्यम से पहचाना जाता है। बात करते हैं साहब लिपि क्या होती है। बात करते हैं लिपि क्या होती है। तो लिपि के बारे में जानते हैं कि लिपि एक वह माध्यम होता है जिसमें ध्वनि संकेतों को बोलकर व्यक्त करते हैं, या अलग अलग, या जैसे हम कह सकते हैं किसी भाषा को लिखने का तरीका, लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। भाई अब लिपि जो होती है, हर एक भाषा की अलग अलग लिपियां होती हैं। अलग अलग लिपि कैसी कि हमें पता है कि भाई साहब हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अब हिंदी भाषा की देवनागरी है, कुछ अन्य भाषाएं भी हैं जिनकी भी लिपि क्या है? देवनागरी। जैसे आपको देखने को मिल जाती संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। मराठी की लिपि क्या है? देवनागरी है। नेपाली की लिपि क्या है? देवनागरी है। इस प्रकार से उर्दू की लिपि क्या है? फारसी है। पंजाबी क्या है? गुरुमुखी है। इस प्रकार से अन्य लिपियां देखने को मिलती हैं। लिपियों के बारे में संदर्भ में बात करी जाए तो अपन लोग कहते हैं कि भाई साहब जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है साहब? ब्राह्मी लिपि से। कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक, आगे बात करते हैं साहब कि हमने अभी बात की थी कि विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं और 3000 भाषाओं को 12 परिवारों में बांटा गया है। और अभी हमने फिर से जाना था कि साहब संसार में जब 3000 है तो भारत में भी 179 भाषाओं का वर्गीकरण है, जिसमें से 4 परिवार भारत में है। उसके वो 4 परिवार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है भारोपीय भाषा परिवार। कौन सा होता है? भारोपीय भाषा परिवार होता है। भारोपीय भाषा परिवार होता है। भारोपीय भाषा परिवार के बारे में जान लेते हैं हम लोग कि भारोपीय भाषा परिवार का जो परसेंटेज है वो कितना है? तो 73% भाषा प्रतिशत वाला क्षेत्र है। और ये जो होता है भारोपीय परिवार, वो उत्तरी भारत वाले क्षेत्र में बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है? उत्तरी भारत वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये जो है भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग कि द्रविड़ का परसेंटेज रेशियो कितना है? तो 25%। और 25% में कौन सा क्षेत्र में बोली जाती है? तो वो आपका दक्षिणी भारत वाला राज्य, दक्षिणी जो भारतीय राज्य है उनमें जो है कौन सा है? दक्षिणी भारतीय राज्य। ये याद करना पड़ेगा कि द्रविड़ भाषा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिणी भारतीय राज्य है जहां पर 25% ये भाषा परिवार उपलब्ध है और जहां ये प्रयोग करता है। बात करते हैं ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक का जो रेशो परसेंटेज है 1.3% है। और ये जो है जो जनजातीय क्षेत्रों में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? जनजातीय क्षेत्रों में। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती के बारे में बात करते हैं कि चीनी तिब्बती जो है उनका जो रेशियो है वो कितना है? 0.7% है। और 0.7% में चीनी तिब्बती में कौन सा क्षेत्र आता है? पूछने में आता है तो वो आता है आपका पहाड़ी क्षेत्र, जो हिमालय वाला क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, वो आपका किस में आ जाता है? चीनी तिब्बती में आता है। ठीक, आगे बात करते हैं। सबसे पहले भाई हमने भाषा के बारे में जान लिया, लिपि के बारे में जान लिया। अब जब भाषा हमें पता चल गई कि हमारी हिंदी है, लिपि का पता चल गया कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, तो हम उस चीज़ को कैसे, उस भाषा को कैसे लिखेंगे? भाई उसका कोई रूप तो होगा शुद्ध। हम किस प्रकार से जानेंगे कि यही सही लिखा है या गलत लिखा है? इस प्रकार का विवरण हम कैसे देंगे? तो सबसे पहले उसको शुद्ध रखने का तरीका होता है वो व्याकरण के माध्यम से जानते हैं। ठीक, जैसे व्याकरण, व्याकरण का अगर मैं विच्छेद कर दूं आपसे तो क्या होगा? बी धन आ धन करण। ये व्याकरण का अर्थ क्या होता है? सब पृथक पृथक करना या विश्लेषण करना या अलग अलग करना, इसके अर्थ होते हैं। तो कह सकते हैं कि व्याकरण वह विधा होती है जिसमें किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना आ जाए, उसे क्या कहेंगे? उसे हम व्याकरण कहेंगे। ठीक, अब व्याकरण के कितने अवयव होते हैं? तो व्याकरण के साथ 4 अवयव होते हैं। सबसे पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है आपका शब्द विचार, तीसरा होता है आपका वाक्य विचार और चौथा होता है आपका छंद विचार होता है। ठीक,
अब आगे बात करते हैं, सबसे पहले भाई व्याकरण के 4 अवयव भी होगा, तो सबसे पहला अवयव आता है आपका कौन सा आता है साहब, वर्ण विचार। क्या आता है, वर्ण विचार के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ण होता है उसका वर्ण का अर्थ जानेंगे कि वर्ण का अर्थ क्या होता है। तो वर्ण का अर्थ होता है साहब प्रकार। क्या होता है, प्रकार होता है। ठीक, तो वर्ण के बारे में जानते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहली चीज तो वर्ण मुख से निकली हुई ध्वनि को वर्ण कहा जाए। मुख से निकली हुई ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। और वर्ण से ही हम परिभाषा बना लेते हैं वर्णमाला की, कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब सबसे पहली चीज ये आती है कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो कुल वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 52। कितनी होती है साहब, 52 वर्ण होते हैं। ठीक, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। अब 52 में हम बात करते हैं कि साहब वर्ण होते कितने प्रकार के हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर वर्ण होता है, दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। ठीक, अब बात करते हैं साहब हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। तो हमें पता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। और देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो बात करते हैं देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या, जैसे हम यहां लिखते हैं देवनागरी लिपि में कुल वर्ण पहले जो थे वो 49 थे। सन 2003 में क्या हुआ, सन 2003 में ऋषि को जो है मूल स्वर की श्रेणी से हटा दिया गया, मूल स्वर की श्रेणी से हटा दिया गया। तो अब वर्तमान में कहाँ, वर्तमान में कुल कितने वर्ण हैं। तो कुल है 48 वर्ण। कितने हैं, 48 वर्ण हैं। पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 है। और देवनागरी लिपि में कुल वर्ण पहले 49 थे, सन 2003 में ऋषि को मूल स्वर्ण से हटा लिया गया। तो वर्तमान में कुल 48 वर्ण है। अब 2 ही ऑप्शन टिक करना है, या तो कुल वर्णों की संख्या 52 होगी या तो कुल वर्णों की संख्या 48 होगी। तो जैसे हमने बता दिया वर्ण होते कितने प्रकार के हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर वर्ण होता है, दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, सबसे पहली चीज आती है आपकी स्वर वर्ण। क्या आती है आपकी, स्वर वर्ण। अब स्वर से ही समझ में आ रहा है कि स्वर का अर्थ क्या होता है। तो स्वर का अर्थ होता है स्वतंत्र। क्या होता है, स्वतंत्र। तो सबसे पहले स्वतंत्र से ही परिभाषा बना लेते हैं हम लोग कि स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। कैसे होता है साहब, स्वतंत्र रूप से होता है। अब स्वतंत्र रूप से कैसे होता है देख लेते हैं अपन लोग। हमने बोला कि इनकी कुल संख्या कितनी होती है, तो उनकी कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है, जिनकी संख्या इस प्रकार दी जाती है, जैसे आ बड़ा, ई बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आए, ओ औ। ये टेक्निकल इशू के कारण इसमें से एक वर्ण छूट गया जिससे हम ऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋषि। तो इनकी कुल संख्या कितनी हो गई साहब, 11 हो गई। बात करते हैं साहब स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के कितने भेद होते हैं साहब, स्वर के 3 भेद होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है, ह्रस्व स्वर होता है। दूसरा आपका जो है दीर्घ स्वर है। तीसरा कौन सा है, तीसरा आपका प्लुत स्वर है। ठीक, ये तीनों भेद कितने, पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर भाई साहब केवल 3 होते हैं। कौन कौन से, एक तो ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा दीर्घ होता है, तीसरा प्लुत स्वर होता है। आगे बात करते हैं, सबसे पहली चीज ह्रस्व स्वर। क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के बारे में बात कर लेते हैं। ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम क्या होता है। तो ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम होता है लघु स्वर। तीसरा नाम क्या होता है, एकमात्रिक स्वर। और चौथा नाम क्या होता है, मूल स्वर। जैसे ह्रस्व से ही समझ में आता है कम, कम मतलब छोटा। तो इससे परिभाषा बन जाती है कि ह्रस्व स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण में कम समय लगता है। देखो अपन लोग आ गए थे कि ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम क्या होता है, लघु स्वर होता है, एकमात्रिक स्वर होता है, मूल स्वर होता है। ये इसके नाम होते हैं। या ह्रस्व स्वर से ही पता चल जाता है कि ह्रस्व स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा गिनी जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे। ठीक, अब ह्रस्व स्वर की बात करते हैं। तो ह्रस्व स्वर की कुल संख्या कितनी होती है, तो साहब 4 होती। कितनी होती है, 4। कौन कौन से, आ, ई, उ और री। जैसे मैंने आपको बताया था कि मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है, क्योंकि इसमें से ऋषि को जो है मूल स्वर की श्रेणी से हटा लिया गया था सन 2003 में, जिससे अब वर्तमान में मूल स्वर की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक, कहीं ऑप्शन में 3 नहीं होता है तो आप मूल स्वर की संख्या कितनी लगाएंगे, 4 लगाएंगे। ठीक, आगे हम बात करते हैं सबसे पहले चीज दीर्घ स्वर।
किसकी बात करें? दीर्घ स्वर। अब दीर्घ का मतलब जैसे हमें देखने को ही मिल रहा है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। इसका दूसरा नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्या कहते हैं इसको? द्विमात्रिक स्वर। क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम होता है द्विमात्रिक स्वर होता है। ठीक, अब इससे हम बात कर सकते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है, अर्थात क्या? अर्थात इसकी दो मात्रा गिनी जाती। कितनी मात्रा गिनी जाती है? दो मात्रा गिनी जाती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे दीर्घ स्वर कहते हैं या तो द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी होती है? इनकी कुल संख्या 7 होती। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और औ, ये 7 होती है। ठीक, आगे बात करते हैं साहब हम दीर्घ स्वर होते कितने प्रकार के हैं? तो दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते। कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के। ये अन्य टाइप में आ जाता है। ठीक, संधि स्वर सबसे पहला होता है क्या? संधि स्वर। दूसरा क्या होता है? संयुक्त। सबसे बात करते हैं संधि। संधि का योग ही पता होता है, हमें पता है कि योग, समान। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। ये कह सकते हैं हम लोग संधि स्वर 2 समान वर्णों के योग से बनने वाला स्वर क्या कहलाता है? आपका संधि स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। 3 कौन कौन सी होती है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक, जिससे आ प्लस बड़ा आ मिलके बन जाता है, या आ के सामने आ जाए तो क्या बनेगा? बड़ा आ। ऐसे ही छोटी ई के सामने छोटी ई आ जाए, या बड़ी ई के सामने बड़ी ई, या बड़ी ई के सामने छोटी है, छोटी ई के सामने छोटी, तो बनेगा क्या? बड़ी ई। छोटा ऊ के सामने बड़ा ऊ, या बड़ा ऊ के सामने छोटा ऊ, या छोटा ऊ के सामने छोटा ऊ, या बड़ा ऊ के सामने बड़ा ऊ, तो बनेगा क्या? बड़ा ऊ। ठीक, तो संधि स्वर की कुल संख्या कितनी हो गई? 3। बात करते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त का मान जैसे आप जानते ही हो कि 2 असमान वर्णों के मेल से बनने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? तो 4 है। 4 कौन कौन सी है? ए, आई, ओ, औ। असमान कैसे? कि आपने देखा ए किससे मिलकर बना है? आ और ई से, दोनों असमान है। जैसे ए आई किससे बना है? आ और ए, ये भी दोनों असमान है। ओ किससे बना है? आ प्लस ऊ से, ये भी 2 असमान है। औ किससे? आ और ओ से बना है, ये भी कैसे? असमान है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम संयुक्त स्वर कहेंगे। बात करते हैं आगे। सबसे पहली चीज हमने पहला भेद देख लिया, आपको ह्रस्व स्वर देख लिया। ह्रस्व के बाद हमने दीर्घ देख लिया। दीर्घ के बाद तीसरा भेद क्या माना जाता है? तीसरा भेद माना जाता है प्लुत, जो कि प्लुत आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो तीसरा भेद क्या है? प्लुत। प्लुत को तीसरे भेद से ही नाम जान लेते हैं कि प्लुत स्वर या तो त्रिमात्रिक स्वर इसे कहते हैं। बात करते हैं हम लोग कि प्लुत स्वर क्या होता है। तो प्लुत स्वर का हम सबसे पहले तो प्लुत का अर्थ ही जान लेते हैं कि प्लुत का अर्थ होता है क्या? उछला हुआ। क्या होता है साहब? उछला हुआ होता है, जिनसे हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत का जो प्रयोग होता है वो कहाँ करते हैं? वो दूर से पुकारने, चिल्लाने, बुलाने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग उच्चारण करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जैसे ओम का उच्चारण करते हैं, किसी को दूर से बुलाते हैं, तो क्या किसका प्रयोग करेंगे हम? सीधी सी बात है, प्लुत स्वर का प्रयोग करेंगे। ठीक, क्लियर हो गया? ये थे आपके स्वर संधि के भेद। तीनों आपके थे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये खत्म हो गए। अब नेक्स्ट आता है अयोगवाह। क्या होता है अयोगवाह? ये आपने नाम सुना होगा कि अयोगवाह क्या होता है। तो आयोग से समझ में भी आ रहा है कि आ मतलब नहीं, तो सीधी सी बात है, इन्हें ना तो स्वर में गिना जाता है ना ही व्यंजन में, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे अयोगवाह। ठीक, अयोगवाह की संख्या 2 होती है। कौन कौन सी? एक तो अम होता है और दूसरा होता है अह। जिस प्रकार हमने देखा कि हमको क्या कहा जाता है? हमको अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार इसलिए कहा जाता है कि इसका उच्चारण किससे होता है? इसका उच्चारण नाक से होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे अनुस्वार कहते हैं। बात करते हैं आहा। आहा को क्या कहते हैं? आहा को विसर्ग कहते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग कहाँ होता है? ज्यादातर संस्कृत भाषा में आपको देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है आपको? संस्कृत भाषा में देखने को मिलता है विसर्ग का प्रयोग। अगर बात करते हैं सब एक चीज की अगली आती है इसमें अनुनासिक। क्या आता है साहब? अनुनासिक। अनुनासिक तो आप जानते ही हो, नहीं जानते हो? तो जान लेते हैं कि अनुनासिक क्या। तो अनुनासिक होता है जिसे हम कह सकते हैं कि इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक को क्या कहते हैं? चंद्रबिंदु। अपन लोगों ने पहले देखा होगा कि चंद्रबिंदु का प्रयोग करते थे। चंद्रबिंदु का नाम क्या होता है? अनुनासिक। चंद्रबिंदु को ही अनुनासिक कहा जाता है। तो अनुनासिक का एक प्रयोग और होता है कि अनुनासिक जो होता है,
जब कोई शिरोरेखा पर कोई मात्रा होती है तो हम चंद्र बिंदु की जगह केवल किसका करेंगे, केवल बिंदु का। जैसे हमने देखा आंख पे किसका प्रयोग है, चंद्र बिंदु का, और आंखें लिखा हुआ है तो खा के ऊपर कोई मात्रा और आंख पे जो बिंदु लगा हुआ है वो किसका होगा, वो आपका होगा अनुनासिक का, ना कि अनुस्वर का। ठीक, क्लियर है। अब आता है वही उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार, और उच्चारण स्थान क्या क्या है, मुख से अवयव किससे स्पर्श करते हैं भाई, अपनी जो है उच्चारण का स्थान का आधार क्या होगा, तो वो चीज देख लें। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण में सबसे पहली चीज आती है जाति के आधार पर। अब भाई हिंदी वर्णमाला में जाति कितने प्रकार की होती है, तो हिंदी वर्णमाला में जाति दो होती है, एक तो सजातीय होती है और एक विजातीय होती है। जैसे स्वर की बात करें तो सजातीय स्वर, दूसरा क्या होता है, विजातीय। सा से समझ में ही आ रहा, सा मतलब समान और बी मतलब असमान। बी मतलब क्या होता है, असमान, और सा मतलब क्या होता है, समान। तो बात कर लेते हैं कि समान जाति के वर्ण क्या कहलाएंगे, आपको सजातीय वर्ण कहलाएंगे, और अलग अलग जाति के वर्ण क्या कहलाएंगे, विजातीय कहलाएंगे। तो हम लोग सजातीय देख लेते हैं, एक ही समान है, अ ई उ क्या कहलाएंगे आपके, सजातीय। और मैंने कहा आ ए उ ई ओ ए, ये क्या कहलाएंगे आपके, ये कहलाएंगे आपके विजातीय स्वर। ठीक, क्लियर हो गया इतना। आगे बात करते हैं हम लोग भाई जिह्वा के आधार पर। जाति के आधार पर पढ़ लिया, दूसरा भेद होता है आपके जिह्वा के आधार पर। जिह्वा से आप देखने को मिलता है, समझ में आता है, जिह्वा मतलब होती है जीभ, और तो जीभ से जीभ किस प्रकार से उच्चारित करती है वो चीज देखते हैं। तो जिह्वा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है अग्र। अग्र से मतलब समझ में ही आ रहा है कि अग्र का अर्थ क्या होता है, आगे। तो जिससे हम कह सकते हैं कि जिह्वा का अग्रभाग कार्य करता है। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कार्य करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अग्रस्वर कहेंगे। और अग्रस्वर की कुल संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन सी है, ई, बड़ी ई, ए, ऐ। तो अग्र से समझ में आ रहा है कि जब अग्र स्वर का उच्चारण करेंगे तो जिह्वा दोनों दांतों से थोड़ी सी आगे निकलने का प्रयास करेगी, उसे हम क्या कहेंगे, अग्र स्वर। ठीक, पश्च स्वर, पश्च का मतलब क्या होता है, पश्च का मतलब होता है पीछे का, तो पीछे। ठीक, तब जिह्वा से जब जिन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो जिह्वा जो है पीछे की तरफ जो उसका हिस्सा है वो नीचे बैठने का प्रयास करेगा, तो कब क्या होगा, उसका उच्चारण होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पश्च स्वर। तो पश्च स्वर की संख्या कितनी हो जाती है, 5 हो जाती। कौन कौन से बोलिए, आ, उ, ओ और औ। ठीक, ये हो गए पश्च स्वर। बात करते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात है, जिह्वा के उच्चारण करने पर इसकी स्थिति सेम हो जाती है या सामान्य हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, अ। ठीक, मतलब मध्य स्वर, तो उसका उदाहरण क्या हो गया, अ। ठीक, आगे बात करते हैं अपन लोग मुख प्रयत्न के आधार पर। तो मुख प्रयत्न मतलब क्या, मतलब जब हम जिन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो मुख कोई ना कोई आकृति लेगा, मुख से कोई ना कोई आकृति बनेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रयत्न। या प्रयत्न की परिभाषा कह सकते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में जो यत्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी 4 होती। कितनी होती है, 4 होती। कौन कौन, सबसे पहला विवृत। वृत्त से समझ में आता ही है आपको, क्या, सर्किल कह सकते हैं। विवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण मुख पूरा खुलता है, उसे हम क्या कहें, विवृत स्वर। इनकी संख्या कितनी है, 1, कहते क्या, आ। बात का अर्ध। अर्ध से समझ में ही आ रहा है, आधा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में आधा मुख खुलता है उसे क्या कहें, अर्ध विवृत। कौन कौन से होते हैं, आ, आई, औ, ये क्या कहलाते हैं आपके, अर्ध विवृत। बात करते हैं संवृत। किसकी बात करेंगे, संवृत की बात करेंगे। तो संवृत किसे कहेंगे हम लोग, संवृत वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है, उसे क्या कहेंगे, उसे संवृत स्वर कहेंगे। ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ये क्या कहलाएंगे, ये संवृत कहलाएंगे। और संवृत की बात करते हैं तो असंवृत वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख लगभग थोड़ा सा खुला रहता है, उसे हम क्या कहें, असंवृत स्वर कहेंगे। इनकी संख्या ये है, ए और ओ। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे साहब ओष्ठाकृति। अब ओष्ठ मतलब क्या होता है, ओष्ठ मतलब होता है होंठ। ठीक, जब हम ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का उच्चारण करेंगे तो इनके उच्चारण करने पर ओष्ठ कहीं ना कहीं कोई आकृति ले लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ओष्ठाकृति के आधार पर। इनकी संख्या कितनी होती है, 2। सबसे पहली चीज होती है व्रतमुखी,
दूसरी होती है अव्रतमुखी। तीसरा अन्य भेद भी माना जाता है जिसे सामान्य स्वर कहते हैं। ठीक, तो व्रतमुखी का मतलब क्या होता है कि ओंठ व्रत का आकार ले लेते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, व्रतमुखी। कौन कौन से, आ, उ, ओ और औ, ये किस हो जाएंगे, व्रतमुखी। बात करेंगे अव्रतमुखी। अव्रत का मतलब क्या होता है, ये व्रत जैसा मुंह नहीं बनाते हैं, तो इसे हम क्या कहें, अव्रतमुखी। जिनकी संख्या क्या है, आ, ई, ए और आए, ये क्या हो जाते, अव्रतमुखी। बात करते सामान्य की। सामान्य क्या होता है, जिनमें ओंठों की स्थिति सामान्य रहती है उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या क्या है, आ। ठीक, आगे बात करते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो स्वर कहाँ से बोला जाता है, उनका उच्चारण स्थान क्या है, वो चीज देख लें। तो सबसे पहले स्वर होते हैं आ बड़ा। आ बड़ा किससे बोले जाते हैं, कंठ। कंठ मतलब क्या होता है, गला। तो गले जैसे हम आ और बड़ा का उच्चारण करेंगे तो आपको वायु सुनाई देगी। बोली अ, आपने सुन लिया। बात करते तालु। तालु क्या होता है, तालु आप जानते ही होंगे कि जिह्वा के ऊपर जो कठोर भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, तालु। जब ई बड़ी ई का उच्चारण करेंगे तो तालु से जिह्वा का स्पर्श होगा, तब ई बड़ी ई का उच्चारण होगा। बोलिए ई और ई। ठीक, बात करते ओष्ठ। ओष्ठ की बात करते, ओष्ठ का मतलब क्या होता है, ओष्ठ का मतलब होता है ओंठ। जब ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण करते हैं तो ओठ जो है परस्पर स्पर्श करते हैं, तो वहां क्या होता है, ओष्ठाकृति के आधार ओष्ठ से उच्चारित होगा ऊ और बड़ा ऊ का। ठीक, बात करते कंठ तालव। कंठ तालव मतलब क्या होता है, कंठ और तालु। अब बात करते ए आई किससे बोले जाते हैं, तो कंठ तालव से बोले जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग ए और आई को देखा जाएगा तो ए किससे मिलकर बना है, आ प्लस ई से। आई किससे मिलकर बना है, आ प्लस ए से। तो आ किससे बोला जाता है, कंठ से। ई किससे बोला, तालु से। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ तालव। बात करते ओ और औ। ओ और औ किससे बोला जाता है आपका, ओ और औ बोला जाता है कंठोष्ठ से। क्यों, क्योंकि आ को तोड़ेंगे, विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाए, आ प्लस उ। आ कंठ से, उ ओष्ठ से, तो दोनों मिला क्या बन गया, कंठोष्ठ। ठीक, बात करते हैं ऋषि। ऋषि का मतलब क्या होता है, ऋषि जो है उसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा क्या होता है, जिह्वा के ऊपर जो कठोर भाग है उससे थोड़ा सा ऊपर और अंदर को जाएंगे तो मुलायम भाग शुरू होगा, वो मुलायम भाग क्या कहलाएगा, वो आपका मूर्धा कहलाता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, रा का उच्चारण क्या होता है, मूर्धा। इस प्रकार से स्वरों का उच्चारण स्थान जो है पूरा हो गया और हमने स्वरों का पूरा वर्गीकरण। ठीक, तो हमने भाई साहब आज क्या पढ़ लिया, भाषा के बारे में पढ़ लिया। भाषा में हमने देखा लिपि के बारे में पढ़ लिया। लिपि के साथ साथ हमने आपको क्या बता दिया, लिपि के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान क्या है। व्याकरण के हमने जैसे 4 अवयव पढ़े थे, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और छंद विचार। इसमें से पहला टॉपिक आज हमने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा। वर्ण हमें कितने प्रकार के होते हैं, तो सब 2 प्रकार के, एक तो स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले आज हमने स्वर वर्ण कंप्लीट किया है, स्वर वर्ण। अब अगला व्यंजन वर्ण जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। ठीक, इस आगे की वीडियो देखने के लिए आगे लिंक शेयर करें। ठीक, और लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा के इसको नेक्स्ट वीडियो के लिए जाएं। आज के लिए थैंक यू। ठीक, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।